बंका के इस YouTube चैनल पे आज का जो ये वीडियो है वो है मशीन शॉप के बारे में। नया मशीन शॉप शुरू करते वक्त क्या क्या पॉइंट्स देखने होते हैं और क्या ख्याल रखना होता है उसके बारे में। तो जो ये पॉइंट्स आज मैं कवर करूँगा वो है वर्कशॉप का फ्लोर कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, अंदर कौन कौन से मशीन हमें सिलेक्ट करने चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए क्या क्या ख्याल रखना है, उसका अपीयरेंस, जो वर्कशॉप है आपका, जो मशीन शॉप है आपका, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, और चीज़ें हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पावर टूल्स कैसे हम डिसाइड करते हैं, मैन पावर को हम कैसे और कब आपको मैन पावर अपॉइंट करना चाहिए, और लास्ट में मैनुअल बुक जो इस वर्कशॉप को सालों साल ठीक तरह से चला पाएंगे हम, उसके लिए जो मैनुअल लिखना है वो हमें कैसे लिखना है। तो ये सभी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर, मशीन शॉप का फ्लोर कैसा होना चाहिए। मशीन शॉप का फ्लोर जो है उसमें आप एक रो में मशीन लगाए, उससे अच्छा है कि 2 रो में मशीन लगाए। तो दोनों रो में मशीन लगाने से बीच का जो वर्किंग एरिया है वो कॉमन हो जाता है। तो यहाँ हम ज़्यादा मशीनें लगा सकते हैं। तो वर्क फ्लोर का जो एरिया है वो वाइड थोड़ा होना चाहिए। तो इसका वाइडनेस कितना होना चाहिए, ये 4 मीटर के आसपास होना इम्पोर्टेंट है, उससे कम नहीं चल सकता है। अब वर्कशॉप जो आपका है उसका लेंथ कितना है, तो लेंथ डिपेंड्स है आपके मशीन के जो मशीन का रो है उसके ऊपर। क्या होता है, आप जब मशीनें लगाते हैं तो मशीन का कई बार लेंथी स्क्रू आपको मेंटेनेंस के लिए निकालना होता है, और उस स्क्रू को निकालने के लिए आपके पास वहाँ जगह नहीं होती है। तो उसको आप पहले मेज़र करके ही उस जगह पे मशीन लगाएं। तो ऐसा जो मशीनें हैं उसको आप दोनों सिरों के बीच में लगाना है। तो दोनों साइड आपको जब मेंटेनेंस करें तो स्क्रू को आप निकाल सकते हैं। अब मशीनों के पीछे कितनी जगह होनी चाहिए और 2 मशीनों के बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, ये भी हम कंसीडर करते हैं नया वर्कशॉप जब हम डिज़ाइन करते हैं उस वक्त। फ्लोर है वो ग्रीसी भी होने वाला है, तो ये ख्याल रखें कि वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर वो हार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आप बड़े जॉब्स, हैवी जॉब्स को मूव करने वाले हैं। आपका फोर्कलिफ्ट भी उसी के ऊपर चलेगा, तो आपको ये भी ख्याल रखना है। अब बात करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड है, वो है वर्कशॉप का हाइट कितना होना। 14 फीट का हाइट होना मिनिमम ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेटर्स को गर्मी फील ना हो, और आप लाइट किस ओर से आ रहा है और विंडो कहाँ रखेंगे। जहाँ पे मशीन का ऑपरेटर खड़ा रहता है उस जगह पे विंडो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट उसको गर्मी देता है। तो और उसके वर्क करने के लिए लाइट्स भी ज़रूरी होती है। तो आपको विंडो कितने रखने और कहाँ रखने वो पहले से ड्राफ्ट करके रेडी करना पड़ता है। तो ये था फ्लोर के बारे में। अब हम कवर करेंगे मटेरियल हैंडलिंग को। देखिए, मटेरियल हैंडलिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके जो फ्लोर के ऊपर हमेशा हैवी वेट्स पीसेस आने वाले हैं। तो इसे उठाने के लिए पहले तो ये था कि हम चेन बॉक्स से इसको उठा लेते थे, लेकिन आजकल फोर्कलिफ्ट बहुत वाजिब, बहुत कम दाम में मिल जाता है। और फोर्कलिफ्ट का एक फ़ायदा ये भी है कि इसको आप वर्कशॉप के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा फोर्कलिफ्ट लेना ये तय करना है आपको, जो मशीन शॉप मशीन के ऊपर जॉब लगाने के लिए भी ठीक हो, और आपका वही जॉब आपको जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल के ऊपर लगाना है तो भी वही फोर्कलिफ्ट काम करे। तो एक फोर्कलिफ्ट आपको तय करना है कौन सा लेना है। दूसरा है कि आप जो अपना वर्किंग फ्लोर है उसका हाइट इतना रखे कि आपके फ्लोर के ऊपर जब लोरी लगता है तो आपको कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। तो तीसरा पॉइंट है जो अपीयरेंस का, उसके अंदर क्या क्या हम कवर करते हैं। तो अपीयरेंस के लिए लाइटिंग्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, और
जब हम जहाँ पे ऑपरेटर वगैरह वर्क करते हैं मशीन के बाजू में, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑयली ग्रीसी उसके हैंड्स कई बार जो वॉल है उसको बिगाड़ देते हैं। तो जो वॉल का हाइट है वो 1.5 मीटर तक आपको डार्क रखना है। ग्रे जैसा या डार्क वॉल का हाइट रखने से ये फ़ायदा है कि आपको इसको क्लीन करने में कम से कम टाइम लगे। ज़्यादातर आजकल लोग टाइल्स लगाना शुरू कर दिया है, तो वो लगाने से क्या होता है, आप ग्रे कलर का या ब्लू कलर का टाइल्स लगा दो तो आपका जो ऑपरेटर का कोई भी ग्रीसी हैंड या कोई भी लग गया तो उसको साफ़ करना आसान होगा। और फर्श जो है आपका, जो फ्लोर है, उसका भी कलर आप डार्क रखो या ग्रे रखो। उससे क्या होता है कि आपका जो क्लीननेस करने का जो टाइम है, हर वीक जो आप क्लीन करते हैं, वो कम से कम हो जाएगा। और उस जो 1.5 मीटर के ऊपर का जो पोर्शन है उसे आप ब्राइट रखें, वाइट, और मैक्सिमम लाइट का यूज़ करें। उस एनवायरनमेंट में ऑपरेटर अच्छा फील करता है। अब हम बात करते हैं बेसिक मशीन सिलेक्ट करने के बारे में। देखिए, मशीन शॉप 2 तरह के होते हैं। अगर आप बहुत इंटीरियर टेरिटरी में है तो आपको कुछ एडवांस मशीन भी रखने पड़ते हैं, या फिर आपका जो कंपनी है वो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे जॉब्स रिपेयरिंग के लिए आते हैं, तो वो आप एडवांस मशीन शॉप बनाना भी सोच सकते हैं। लेकिन आजकल लोग इंडिया में बेसिक मशीन के साथ अपना मशीन शॉप शुरू करते हैं। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको बेसिक मशीन्स ही रखने चाहिए, जैसे कि लेथ मशीन, हैक्सो मशीन या बैंडसो मशीन, 2 में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। सिलिंड्रिकल ग्राइंडर को ये हो गया राउंड जॉब्स के लिए सॉल्यूशन, राउंड जॉब्स को काटने का, टर्न करने का और ग्राइंड करने का सॉल्यूशन। अब आपको सोचना चाहिए लीनियर वर्क्स को, तो इसके लिए हम शेपिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन और मिलिंग मशीन को भी सोच सकते हैं। तो ये अगर आप शेपिंग लेते हैं तो फिर मिलिंग के कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको छोटे छोटे कीवे के लिए स्लॉटिंग मशीन भी ले लेना चाहिए। इसके अलावा सरफेस ग्राइंडर, ये मशीन मैनुअल आपको सिलेक्ट करना या हाइड्रोलिक सिलेक्ट करना या इलेक्ट्रिकल ऑप्शन में जाना, ये आपके ऊपर तय है। लेकिन एक सरफेस ग्राइंडर भी आपको परचेज करना है। अगर आपके यहाँ शीट मेटल का वर्क ज़्यादा है, उस हालत में आपको प्रेस बैक, शेयरिंग और प्रेस का ज़रूरत होता है। अदरवाइज़ आप एक छोटा शेयर, हैंड ऑपरेटेड शेयर लेके अपना काम वर्कशॉप का चला सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा शीट मेटल का वर्क नहीं है उस हालत में। अब बात करते हैं ड्रिलिंग मशीन का। तो ड्रिलिंग मशीन में आप एक रेडियल ड्रिल ले सकते हैं। कितना बड़ा काम होता है आपके यहाँ और कितना बड़ा रेडियल ड्रिल आपको लेना है वो आपका जॉब के ऊपर डिपेंड्स है। लेकिन एक रेडियल ड्रिल, एक छोटा पिलर ड्रिल, ये दोनों ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट मशीन है, मदर मशीन के अंदर आता है। अब जो टूल को शार्पनिंग करने के लिए जो ज़रूरी है, जो बेंच ग्राइंडर का जो ज़रूरत है आपको, वो आपको हेवी बेस के साथ होना चाहिए, या फिर आप सीमेंट कंक्रीट का एक टेबल बना के उसके ऊपर भी इसको टाइट कर सकते हैं। अब हमें देखना है मैन पावर, पावर टूल्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। तो अब आप क्या करिए, मैन पावर को जब तक मशीनें आपके फ्लोर पे नहीं आ जाती तब तक ना रखे, ऐसा डिसीजन ना ले। मैन पावर को 1.5-2 महीने पहले ही हायर कर ले। मैन पावर पहले से होने का फ़ायदा यह है कि आप जो मशीनें सिलेक्ट करेंगे उसको इंस्पेक्ट करने के लिए भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके फ्लोर पे जो मशीन आएगी उसकी क्वालिटी बढ़िया आने का चांसेस ज़्यादा है। और पावर टूल्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए एक लिस्ट बनाइए। गूगल के ऊपर आप सभी चीज़ों को सिलेक्ट करें और एक अच्छा लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप अपने जो मैन पावर अपॉइंट किए हुए उससे भी नॉलेज ले सकते हैं। बेसिक मशीन जो आपने सिलेक्ट किए, उसके अलावा अगर आपको एडवांस मशीनें कुछ सिलेक्ट करनी है, उस वक्त आपको टिथ कटिंग के लिए कुछ सॉल्यूशन सोचना चाहिए। बोरिंग मशीन जैसा
अगर आपके यहाँ गियर बॉक्स वगैरह रिपेयरिंग के लिए आती है तो वो भी एक सॉल्यूशन चाहिए, या फिर पैटर्न मेकिंग के लिए भी बहुत सारी वुड वर्किंग और बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत होती है। अगर आपके यहाँ कास्ट आयरन के जॉब को रीडिज़ाइन करना या ऐसा कभी जॉब आता है तो आपको पैटर्न के लिए भी कुछ मशीनें लेनी चाहिए। इस वर्कशॉप बनाने के बाद सालों साल तक इसको ठीक तरह से चलाना भी है, तो इसके लिए एक मैनुअल लिखना शुरू से चालू कर दीजिए। देखिए, इसको कभी भी आप हार्ड कॉपी में ना लिखें। आप क्या करिए कि आप एक सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में हमेशा के लिए, पूरे दिन के लिए एक आदमी को इसके लिए अपॉइंट कीजिए। ये जो मैन पावर है वो क्या करता है कि आपके लिए 5 या 6 वाई को लिखता है। वू, व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर एंड हाउ, ये 6 वाई को आप लिखिए। अगर आपने कोई मशीन लिया है तो उसके लिए यह क्वेश्चन पूछिए कि ये मशीन मैंने क्यों लिया। तो ये 6 वाई पूछने से मैनुअल रेडी होता जाता है। हमने कोई मशीन सिलेक्ट किया कि हम ये मशीन लेने वाले हैं, तो इस मशीन को हमने क्यों सिलेक्ट किया, हम क्या काम करने वाले हैं, हम कब इसका यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए इसका मेंटेनेंस क्या होता है, कौन करेगा, ये जो भी चीज़ें हैं वो पहले से तय हो जाएगी। मैनुअल जब हम लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में वो इनकम्प्लीट होता है और धीरे धीरे वो मैनुअल बड़ा होता जाता है। एक ख्याल आप ज़रूर रखिए कि आप रूल्स को लिखना ना भूलें। सभी चीज़ों के साथ एक कई थंब रूल, आपके मशीन शॉप को सालों साल तक ठीक चलाने वाले थंब रूल पहले से ही तय कर लीजिए। कई वर्कशॉप में 150-200 रूल्स होते हैं और इस रूल्स को वो फॉलो करते हैं। जब वो कांस्टेंट फॉलो करते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी ठीक होता है, उसके ऊपर वो कभी भी ब्रेकडाउन भी नहीं होते हैं वो मशीन है। तो इस तरह से ये हमारे लिए मैनुअल लिखना फ़ायदेमंद हो जाता है। ये मैनुअल लिखना शुरू में 3-4 महीने का ही काम है, उसके बाद इसको अपडेट करता रहना है। लेकिन आपके यहाँ एम्प्लॉई आते जाते रहे, उस वक्त भी शुरू से जो लिखा हुआ मैनुअल है वो बहुत काम आता है। तो ये पार्ट को आप ना भूलें। ये था मेरा वीडियो आज 7 पॉइंट्स के साथ हमें क्या क्या नए मशीन शॉप के शुरू करने से पहले सोचना चाहिए उसके बारे में। थैंक यू।